तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम आपका पेपर डिस्कस करने वाले हैं ये 2019 में आया हुआ है रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स का 5th सेम ईसी वालों के लिए 5th सेम ईसी वालों के लिए पेपर आया है। तो यहाँ पे हम जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं प्लस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। उससे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, जिससे हम और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए रेगुलर इंटरवल पर ला पाएँ। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की आईडी है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी। और हमारी इंस्टा आईडी भी है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से ही। तो आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं और जो भी हम वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं उसके सबसे पहले अपडेट टेलीग्राम चैनल पे आ जाती है। तो आप यहाँ पे हमें ज़रूर फॉलो कर सकते हैं और कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और इंस्टा आईडी का लिंक मैं कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में ही पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब डिस्कस करना आपका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड IF 9F है वो IF होगा। जो स्टैंडर्ड IF वैल्यू होता है AM रिसीवर का वो कितना होता है 400 किलोहर्ट्ज 455 मेगाहर्ट्ज 107 किलोहर्ट्ज 10.7 किलोहर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 455 किलोहर्ट्ज। मैं थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। द मेन एडवांटेज ऑफ PCM सिग्नल इज, मेन एडवांटेज क्या होता है PCM सिग्नल का, लोअर बैंडविड्थ, हायर बैंडविड्थ, लोअर नॉइस, नन ऑफ दिस। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन सी कि जो PCM सिग्नल होती है उसकी नॉइस इम्यूनिटी अच्छी होती है। ठीक है, नॉइस इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका सी होना चाहिए। हालांकि लोअर नॉइस से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होना चाहिए था कि ग्रेटर नॉइस इम्यूनिटी, बट जो ऑप्शन है उसके हिसाब से करेक्ट आंसर सी होता। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम वाया सैटेलाइट यूजेज फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ 3 से 6 गीगाहर्ट्ज, 10 से 50 गीगाहर्ट्ज, 100 से 200 गीगाहर्ट्ज या 3 से 6 मेगाहर्ट्ज। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन ऑफ एंटीना इज नोन एज। तो जो मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन होता है एंटीना का उसको क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी, फिडेलिटी या डायरेक्टिविटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डायरेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रॉडबैंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन was originally made possible by the advent of geostationary satellite, HF रेडियो सिस्टम, रिपीटर एम्पलीफायर या डी टेलीग्राफ केबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन सी, रिपीटर एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ए गिवन ionospheric layer the highest frequency that will be reflected back फ्रॉम वर्टिकल इंसिडेंस इज नोन एज। तो उसको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का जो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को क्लास में भी बताया होगा ये होगा FC = 9 √n max। तो आप देखो ऑप्शन थोड़ा उसने थोड़ा सा डिफरेंट फ्रेम किया है कि 9 को आप अंदर ले जाओ तो क्या होगा 81 √n max। मैक्सिमम n max क्या होता है, मैक्सिमम आयोनिक डेंसिटी ऑफ द लेयर। तो इससे आप देख लो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। Question number 7. The FM bandwidth is about
200 किलोहर्ट्ज़, 100 किलोहर्ट्ज़, 50 किलोहर्ट्ज़ या 10 किलोहर्ट्ज़? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 200 किलोहर्ट्ज़। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, ये है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी और उसका क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो इसका जो सही होना चाहिए, इसका फॉर्मूला ही होता है, आपको पता है, एफ यू एम यू एफ इक्वल्स टू एफ सी सेक आई। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होना चाहिए? आप देख लो ऑप्शन बी। डी लेयर अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम, जो डी लेयर होती है वो अप्रोक्सीमेटली कहाँ से लाई करती है? 50 से 90 किलोमीटर, 20 से 50 किलोमीटर, 90 से 110 या अप टू 50 किलोमीटर। तो डी, ये सारी जो लेयर होती हैं, ये आयनोस्फेरिक की लेयर होती है और डी लेयर लाई करती है आपकी 50 से 90 किलोमीटर तक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, सैटेलाइट ऑपरेटर इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ, जो सैटेलाइट किस फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट होती है? मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी होगा, या 4HF लिखा हुआ है, बट इसमें चारों ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि सैटेलाइट जो ऑपरेट होती है 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 30 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट होती है, और ये जो बैंड आता है ये आता है SHF में, HSF बैंड, SHF बैंड में आता है। तो ये कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होना चाहिए SHF। ठीक है। अगर किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे जो ये फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम होता है और किस रेंज में कौन सी कहाँ उसका यूज होता है, वो मैं अलग से भी भेज दूंगा आप लोगों को, बट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए SHF। Question number 11. Apogee and perigee are consideration when a satellite follows lower orbit, geostationary orbit, elliptical orbit या circular orbit। तो apogee और perigee क्या होता है? आप देख भी सकते हो, जब इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रहता है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में सबकी सैटेलाइट घूमती है, अर्थ वन ऑफ द फोकस पे होता है, तो अर्थ से जो पास का पॉइंट होता है वो पेरिजी, जो दूर होता है उसको कहते हैं आपका अपोजी। तो ये कब हो पाता है? जब आपकी जो है ऑर्बिट इलिप्टिकल हो। Correct answer is option C. Question number 12. A super heterodyne receiver with an IF of 450 kHz is tuned to signal at 1200 kHz. Image frequency पूछा है। तो देखो, मैंने फॉर्मूला बताया था कि कैसे, देखो यहाँ पे जो है IF एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखी है 450 kHz। ठीक है। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी 1200 किलोहर्ट्ज। जो एफएल होता है आपका, कि मतलब स्टेशन जिस पे ट्यून किया गया है, ये 1200 किलोहर्ट्ज पे है। एफएल की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है। और मैंने क्लास में भी बताया है कि ये डिपेंड करता है कि क्या एफएल ग्रेटर देन एफएस है, उस हिसाब से हम इमेज फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो लेट मान लेते हैं एफएल ग्रेटर देन एफएस है। और ये जब कुछ भी नहीं दिया होता है क्वेश्चन में, तो हम एफएल ग्रेटर देन एफएस मानते ही मानते हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये रहता है, बाय डिफॉल्ट का मतलब हमारा एजम्पशन ही रहता है। अपोजिट केस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए एफएल ग्रेटर देन एफएस मानते हैं। तो आप देखो, एफएल ग्रेटर देन एफएस है अगर आपका, तो एफएल को यहाँ रखते हैं, एफएस को यहाँ रखते हैं, क्योंकि एफएल ग्रेटर देन एफएस है, और एफएसआई आपका यहाँ रखते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आईएफ होता है। आईएफ, यहाँ से भी आईएफ। तो आप फॉर्मूला भी बना सकते हो ऐसे, एफ एस आई इक्वल्स टू एफ एस। देखो, एफ एस आई माइनस एफ एस, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2IF के। तो एफ एस आई माइनस एफ एस इक्वल्स टू 2IF। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? एफ एस आई इक्वल्स टू एफ एस प्लस 2IF। जनरली लोग यहाँ से ही फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बट मैंने अ, बता भी दिया फॉर्मूला आता कैसे है। देखो, एफ एस आई माइनस एफ एस इक्वल्स टू 2IF का डिस्टेंस है। एक फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता था, एफ एस आई माइनस एफ एल इक्वल्स टू आई एफ। ठीक है। तो एफ एस कितना है? 1200। टू आई एफ कितना है? 450। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ पेज को। तो आप सॉल्व कर लो। 900 प्लस तो 1200 किलोहर्ट्ज। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 30। Helical antennas are used for satellite tracking at VHF because of Maxwell effect, Faraday effect, ionospheric refraction या super refraction। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन बी, फराडे इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंड? पीबीएक्स सिस्टम, ऑफिस बिल्डिंग सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम या केबल टीवी सिस्टम। तो 14 का करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15। आरएफ एम्पलीफायर्स आर डैश एम्पलीफायर्स। तो आरएफ एम्पलीफायर कैसे होते हैं? ट्यून्ड, अनट्यून्ड, वाइड बैंड या नन ऑफ दिस। ट्यून्ड एम्पलीफायर होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16। स्किप जोन इज ऑल्सो नोन एज साइलेंस जोन, नो सिग्नल जोन, वीक सिग्नल जोन या ऑल ऑफ द। स्किप जोन जो होता है इसको हम लोग साइलेंस जोन भी कहते हैं। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन ए। Question number 17. The range of space wave propagation increased 2 or 3 times due to dash than the normal line of sight propagation। तो कौन सा propagation होता है? डक्ट, फैट, ट्रांसवर्स या नन ऑफ दिस। तो डक्ट प्रोपेगेशन की वजह से। ग्राउंड वेव्स आर डैश पोलराइज्ड, वर्टिकली, हॉरिजेंटली, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए करेक्ट, वर्टिकली पोलराइज्ड। द प्रॉब्लम ऑफ ब्लाइंड स्पीड कैन बी रिमूव्ड बाय वेरिएबल। तो ब्लाइंड स्पीड की प्रॉब्लम वेरिएबल किससे रिमूव्ड हो सकती है? तो पीआरएफ, पीआरटी, पीडब्ल्यू, ऑल ऑफ द अबव। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन ए, पीआरएफ। स्टैगर्ड पीआरएफ यूज करके ब्लाइंड स्पीड की प्रॉब्लम हम लोग रिमूव कर सकते हैं। द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस टू ए हाइट ऑफ 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। तो जब से, हालांकि करेक्ट आंसर तो इसमें 10 के अराउंड होना चाहिए, बट क्योंकि जो सबसे नियरेस्ट आंसर है वो हम टिक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, 20 किलोमीटर। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक 50 किलोवाट कैरियर इज टू बी मॉड्यूलेटेड टू ए लेवल ऑफ 80% और फिर दे रखा है 50%। तो टोटल साइड बैंड पावर पूछ रहा है इन ईच केस। तो देखो, टोटल पावर होता है और यहाँ मॉड्यूलेशन दिया नहीं हुआ है कि कौन सी मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं एएम मॉड्यूलेशन हो रही है, तो आपका टोटल एएम पावर होता है पी ए एम इक्वल्स टू, अच्छा इसको मैं नेक्स्ट पेज में ही कर दे रहा हूँ। पी ए एम ही होता है टोटल ए एम पावर। पी सी कैरियर पावर 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। म्यू होता है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसमें देखिए दो पावर आते हैं, एक कैरियर पावर प्लस पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2। ये जो पावर का कंपोनेंट होता है ना, ये होता है आपका टोटल साइड बैंड पावर। टोटल साइड बैंड पावर, टोटल साइड बैंड पावर, ठीक है। तो टोटल साइड बैंड पावर आप पीएसबी से डिनोट कर सकते हैं। वो होता क्या है? पीसी म्यू स्क्वायर बाई 2। अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। ए 50 किलोवाट कैरियर, मतलब ये 50 किलोवाट तो दे रखा है कैरियर का पावर। तो पीसी कितना हो गया आपका? 50 किलोवाट, ठीक है। इज टू बी मॉड्यूलेटेड टू ए लेवल ऑफ 80%, यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा है म्यू का वैल्यू। देखो पहला केस मैं कर रहा हूँ, सेकंड केस आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे उसका, ठीक है। म्यू दे रखा है 80% यानी कि 0.8। तो टोटल साइड बैंड पावर पूछा है, देख लो आप। पी एस बी इक्वल्स टू पी सी 50 इंटू 10⁻³ म्यू स्क्वायर बाई 2। तो 0.8 का स्क्वायर 0.64 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो आप लोग सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन इसकी। तो आप इसको सॉल्व करोगे
तो ये हो गया कितना 0.32, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं 50 इंटू 0.32 किलो वॉट, 100 में ऐसे आप कर लो 16, तो 16 किलो वॉट करेक्ट आंसर होना चाहिए पहले केस का। दूसरा केस में क्या करना है आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, आंसर आप लोग खुद ही कमेंट करेंगे। 50% दे रखा है आपका, तो म्यू की वैल्यू क्या ले लोगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू। देखो कुछ लोग एम लिखते हैं, कुछ लोग म्यू से डिनोट करते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब हाँ, तो उस केस में म्यू की वैल्यू लिख रख आप लोग ले लोगे 0.5, ठीक है। और उसके बाद सॉल्व करके आंसर आप कमेंट में हमें भेज सकते हो, जो सही आंसर होगा मैं वहां पे खुद ही पिन कर दूंगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब ये तो डेरिवेशन वाला पार्ट है। Calculate the range of a target if time taken by a radar to travel to the target and back is 100 माइक्रोसेकेंड। तो देखो रडार की रेंज का एक फॉर्मूला भी होता है, ये मैक्सिमम रेंज नहीं होती, r इक्वल्स टू सी टी बाई टू। यहाँ t क्या होता है, आपका टोटल टाइम होता है। तो टोटल टाइम मतलब रडार से जो वेव गई आपकी, मान लो ये EM गई और यहाँ पे आपका कोई टारगेट था, तो रडार से जो EM वेव गई वो टारगेट से टकराई और टारगेट के बाद रिफ्लेक्ट होके फिर रडार तक गई। तो यहाँ से जाने टारगेट तक और टारगेट से फिर रिफ्लेक्ट होने तक का टाइम, टोटल टाइम इसमें टी ले रखा है। तो रेंज का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू सी टी बाई टू। तो इसके बाद ये तो आप समझ गए होंगे, टोटल टाइम टी है, मतलब यहाँ से जाने तक का, रडार से ये रडार हो गया, ये टारगेट हो गया, तो रडार से टारगेट और टारगेट से फिर रडार तक आने का टोटल टाइम टी है। और आर होता है सी टी बाई टू। तो इसको मैं अलग से पेज में कर दे रहा हूँ आपके लिए। आर इक्वल्स टू सी टी बाई टू। सी कितना है 3 इंटू 10⁸। टी दे रखा है आपका, टाइम देखो आप 100 माइक्रोसेकेंड बाई टू। तो अब सॉल्व करो 3 इंटू 100 इंटू 10⁻² बाई टू। तो आप रेंज देख सकते हो कितना होगा 15 किलोमीटर। करेक्ट आंसर होना चाहिए 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर 15 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक ये रहा, द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ एन एंटीना इज 80 ओम एंड लॉस रेजिस्टेंस इज 20 ओम। तो डायरेक्टिविटी, फाइंड द डायरेक्टिविटी इफ पावर गेन इज 16। तो ये क्वेश्चन पूछा है, तो गिवन क्या क्या पहले लिख देते हैं। रेडिएशन रेजिस्टेंस है आपका 80 ओम, लॉस रेजिस्टेंस है 20 ओम, फाइंड द डायरेक्टिविटी इफ द पावर गेन इज इतना। तो डायरेक्टिविटी पूछा है और पावर गेन दे रखा है आपका 16। तो देखो इफिशियंसी पहले निकाल दो, वो होती है आपका रेडिएशन रेजिस्टेंस अपॉन रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस लॉस रेजिस्टेंस। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस हो गया 80, 80 प्लस 20 100, तो कितना हो गया आपका 0.8। इफिशियंसी आ गई आपकी 0.8, ठीक है। गेन होता है आपका, गेन का फॉर्मूला इफिशियंसी इनटू डायरेक्टिविटी। तो हमको डायरेक्टिविटी निकालना है। डायरेक्टिविटी क्या हो गया, गेन अपॉन इफिशियंसी। गेन कितना है आपका 16, इफिशियंसी 0.8। थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। सॉल्व कर लो आप आंसर 20 आ गया। और ध्यान रखना इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और अगर आप चाहो तो इसको डीबी में कैलकुलेट कर सकते हो। डीबी में कैसे करोगे, 10 log base 10 20, और आंसर आप कमेंट में हमें मुझे भेज सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, the carrier frequency of an FM modulator is 900 kilohertz
ठीक है, कैरियर फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपकी 900 किलोहर्ट्ज। इफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज एफएम, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज है, तो पूछ रहा है व्हाट आर द थ्री अपर एंड लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एफएम मॉड्यूलेटर है यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आप इसका तो थ्री अपर और थ्री लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यानी कि ये वाइड बैंड है एफएम का केस हो रहा है, WBFM वाइड बैंड एफएम। तो देखो आप कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी इसमें, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखो 3 अपर पूछ रहा है और 3 लोअर, तो 3 अपर कौन कौन सी होगी, FC प्लस FM, FC माइनस FM, सॉरी FC प्लस FM, FC प्लस 2FM, FC प्लस 2FM, FC प्लस 2FM और FC प्लस 3FM। ये 3 अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी यूज हो गई। तो FC प्लस FM करो तो कितना होगा आपका 915 किलोहर्ट्ज। FC प्लस 2FM करो तो 900 प्लस 2 इंटू 50 विच इज 30, विच टोटल 930 किलोहर्ट्ज। और FC प्लस 3FM 900 प्लस 3 45 945 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ये 3 अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी होगी। 3 लोअर कौन कौन सी होगी, FC माइनस FM, FC माइनस 2FM, FC माइनस 3FM। अब बाकी तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हो। ठीक है, 3 अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी होगी, 3 लोअर पूछा है, FC माइनस FM, FC माइनस 2FM, FC माइनस 3FM, तीनों कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। देखो मैं ये आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन बन जाए तो आपको करना आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा होमवर्क टाइप का आप लोग से करा रहा हूँ, और जो भी आपका सही आंसर हो आप हमें कमेंट में लिख के बता दीजिए। ठीक है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ये सब आप लोग कर ही लोगे। अच्छा, ये पेज थोड़ा फ्लिप किया हुआ है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में। मतलब एक FM सिग्नल है और इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा हूँ, जिनके पास पेपर है वो सीधा कर लेना, अभी तो ये फ्लिप्ड है। तो देखो FM सिग्नल दे रखा है आपका 6.28 इंटू 10 टू द पावर 8t। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा साइड करके लिख दे रहा हूँ। देखो आप SFMT 6.28, एक सेकेंड, सिक्स 0.28 इंटू 10 की पावर 8t प्लस 5 साइन 1570t। ठीक है, ये दे रखा है आपका 6.28 इंटू 10 की पावर 8t प्लस 5 साइन 1570t। तो हमको क्या निकालना है, सिग्नल फ्रिक्वेंसी, कैरियर फ्रिक्वेंसी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन। ठीक है, तो क्या क्या निकालना है, सिग्नल फ्रिक्वेंसी। तो देखो इसको सबसे पहले हम कंपेयर करना चालू करते हैं, जो स्टैंडर्ड FM एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है AC। अच्छा इसमें यहाँ सिग्नल में कुछ छूट गया है एक्चुअली, जो आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है यहाँ क्वेश्चन में, वो ऐसा कुछ होना चाहिए था। देखो यहाँ होना चाहिए था कॉस आपका, SFMT, यहाँ होता कॉस। ठीक है, फिर उसी से आप कंपेयर करते, देखो SFMT क्या होता आपका AC cos 2 pi FCT प्लस बीटा साइन 2 pi FMT। तो क्वेश्चन में यहाँ पे कॉस छूट गया था, कॉस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, AC cos 2 pi FCT प्लस बीटा साइन 2 pi FMT।
तो इसमें क्या पूछ रहा है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसमें, देखो आप कंपेयर करो 2 पाई एफ सी टी को इससे 6.28 इंटू 6.28 इंटू 10 के पावर 8 टी से, तो 2 पाई एफ सी टी कितना होगा आपका, 2 पाई एफ सी टी इक्वल्स टू 6.28 इंटू 10 टू द पावर 8। टू पाई एफ सी इक्वल्स टू, देखो इसको आप कंपेयर करो इस टर्म से, 2 पाई एफ सी इक्वल्स टू 6.28 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। एफ सी आप निकाल सकते हो 6.28 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो क्या हो गया आपका 3.14 6.28 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज। 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज, या इसको आप 100 मेगा हर्ट्ज भी लिख सकते हो, ये आपकी कैरियर फ्रिक्वेंसी आ गई। बीटा क्या होता है स्टैंडर्ड एफएम की एक्सप्रेशन में, बीटा होता है आपका बीटा आपका होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो बीटा की वैल्यू कहाँ से आ गई 5, आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी पूछी है, वो भी आप निकाल सकते थे, 2 पाई एफ एम इक्वल्स टू 1570 1570 एफ एम इक्वल्स टू 1570 डिवाइडेड बाई 2 पाई, सॉल्व करो आप, कितना आएगा इसका 1249.36 हर्ट्ज, ठीक है। ये हो गया आपका, बीटा की वैल्यू 5 दे रखी है। अब देखो मैसेज सिग्नल फ्रिक्वेंसी आ गई, कैरियर फ्रिक्वेंसी आ गई, मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया, ये सारी चीजें आ गई। और क्या क्या पूछा है इसमें, मॉड्यूलेशन इन कैरियर फ्रिक्वेंसी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अच्छा, तो बीटा क्या होता है आपका डेल्टा एफ अपॉन एफ एम, डेल्टा एफ होता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन, एफ एम की वैल्यू कितनी है 1249.36, ठीक है। बीटा की वैल्यू दे रखी है 5, डेल्टा एफ से आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो देखो डेल्टा एफ होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन 5 इंटू 1249.36, इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ, एक बार कैलकुलेशन आप लोग सब लोग चेक कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ आपको। 5 इंटू 1249.36, ये आएगा 6246.8 हर्ट्ज। तो देखो क्या क्या निकाल दिया इसमें, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा था वो मैंने पहले ही निकाल दिया था कंपेयर करके 5, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ये निकाल दी, कैरियर की फ्रीक्वेंसी पूछी थी इस क्वेश्चन में, वो भी आपकी निकल गई 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है 100 मेगाहर्ट्ज। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो था डेल्टा एफ, वो भी मैंने निकाल दिया 6246.8, ये 6246.8 हर्ट्ज। बाकी कोई भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हैं। और देखो ये सब्जेक्टिव पेपर मैंने बनाया है, तो जितने भी क्वेश्चंस थे इसमें न्यूमेरिकल वो मैंने डिस्कस कर दिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।